आंसर राइटिंग करते समय ये 5 बातें आप सभी ने बहुत महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी 5 बातें मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप घर पे बैठे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू हैव द सेल्फ असेसमेंट पैरामीटर्स टू बी चेक्ड व्हाइल राइटिंग द आंसर्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले होता है सवाल का चॉइस। ऐसे सवाल का चॉइस करिए कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, जो लिखते समय आपको ऐसा महसूस हो कि यस आई एम प्रोग्रेसिंग इन माय स्टडीज, आई एम प्रोग्रेसिंग इन द पाथ ऑफ यूपीएससी। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन का चॉइस ही डिसाइड करता है आपका आने वाला रिजल्ट। तो दोस्तों, जो इजी सवाल माने जाते हैं जनरली, जो आप कई सालों से रिपीट होते हुए नजर आते हैं, हालांकि 1-2 साल में रिपीट होते होंगे, एवरी अदर ईयर दे यू फाउंड दे गेटिंग रिपीटेड, तो ऐसे सवाल ज्यादातर 70% ऑफ दिस कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जाम। तो फिलोसॉफी ऑप्शनल के ऐसे ही क्वेश्चंस के पहले प्रैक्टिस करना जरूरी माना जाता है। तो सबसे पहली टिप ये है, या सबसे पहला पैरामीटर ये है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हमारी शुरुआत जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए, और उसके लिए आपका जो क्वेश्चन का चॉइस है इनिशियल पीरियड में इजी ही होना चाहिए, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। मैं देखता हूं कई बार ऐसे स्टूडेंट ये करते हैं कि ज्यादातर वो डिफिकल्ट सवालों के ऊपर ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं, उसके जवाब ढूंढने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, और एंड में उनके हाथ में कहीं तो कोई तो एक रेयर रिसोर्स हाथ में आता है, उनको लगता है यहां से सवाल यूपीएससी पूछ रहा है तो मैं क्या क्या पढ़ूं, एंड दे गेट कंफ्यूज्ड। तो बताना यही चाहता हूं दोस्तों आप सबको कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो है चूजिंग द क्वेश्चन व्हाइल प्रैक्टिसिंग एट होम। इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो यूजुअली आपको सब क्लास नोट्स में, चाहे कोई रेफरेंस बुक्स में कहो, हर जगह पे अवेलेबल है। उसका पहले आंसर का स्ट्रक्चर बनाना आप सीख लीजिए। तो उसके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाना मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे इजी सवाल पहले आप उसकी लिस्ट बना लो। मानो फॉर एग्जाम्पल आप अगर बुद्धिज्म पे प्रैक्टिस कर रहे हो, एरिस्टोटल या प्लेटो पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके जो सिंपल सवाल होते हैं उस सिंपल सवालों की कुछ लिस्ट बना लीजिए, और हर दिन एटलीस्ट एक सवाल तो भी आपने लिखना है। इसका कमिटमेंट खुद के साथ आपने करना है। तो चलिए दूसरा पैरामीटर देखते हैं जिसके बेस पे आप अपना आंसर राइटिंग अच्छा बना सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आंसर देख के लिखिए। जी हां, आपने सही सुना है। जो भी क्वेश्चन आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लिखने वाला हूं, पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि उस आंसर का फ्रेमवर्क डिजाइन कर लीजिए, उसका कंटेंट बना लीजिए। चाहे आप वो फ्लो चार्ट के तरीके से बना सकते हो, वेन डायग्राम के तरीके से बना सकते हो, या कोई और अपने तरीके से बना सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में पहले उसका फ्रेमवर्क क्रिएट हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका कंटेंट प्रॉपरली आप डेवलप कर सकते हो शांति से बैठ के, कि मेरा क्वेश्चन क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बेस पे ही मुझे आंसर्स रेडी रखना है। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यूपीएससी ने जब 2013 में अपना सिलेबस जब चेंज किया था, 2 ऑप्शनल से जब वो एक ऑप्शनल पे आए थे, तब उन्होंने मेंस के जो सिलेबस है उसके ऊपर एक बोल्ड में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था। वो ये था दैट कैंडिडेट शुड राइट द आंसर्स इन प्रिसाइज फॉर्मेट, एंड दैट टू विथ रिक्वायरमेंट टू द क्वेश्चन ओनली। यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी तरीके से आंसर आना अपेक्षित है। अगर वैसा नहीं होता है तो यूपीएससी विल नॉट गिव यू मार्क्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट को कई बार सिर्फ जो मेंस के बाद फेलियर फेस करने पड़ते हैं तभी वो बात ध्यान में आती है कि मेरा क्वेश्चन का फ्रेमवर्क क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि चाहे मैं आपको आंसर देख के लिखने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर बाजू में रखना है और उसको देखते हुए कॉपी करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले क्वेश्चन देखने के बाद इमीडिएटली आंसर का फ्रेमवर्क बना लो। कैसा इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी में क्या आना चाहिए, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, 15 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट कैसा होना चाहिए, ये पहले आप पूरा बैठ के डिसाइड कर लीजिए। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि एक दिन में एक ही आंसर लिखना इनफ है, क्योंकि ये भी अगर आप धीरे 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 करके उसकी एक प्रोसेस में आ जाओ, आपको फ्रेमवर्क एक बार पक्का बैठ जाए, तो उसके बाद आपको ये बड़ी मुश्किल की बात नहीं होती। ये बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों कि पहले ही दिन हम ऊपर की सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते, हमें स्लोली ग्रोथ करनी चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारा ओवरऑल आंसर राइटिंग का डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आंसर लिखते समय आपको ऐसा कभी लगता है कि मैं एक आधा कीवर्ड भूल रहा हूं, या फिर एक आधा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट यू आर नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिमेंबर, कोई दिक्कत नहीं है। इमीडिएटली नोट्स ओपन करने हैं और उसमें का जो कीवर्ड आप मिस कर रहे हो या याद नहीं आ रहा आपको, इमीडिएटली देख के उसको लिख लेना है। इसका फायदा ये होता है कि भले ही इट्स नॉट अ चीटिंग, यू आर डूइंग सम प्रोसेस, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू समथिंग, तो ये चीटिंग नहीं मानी जाती। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप रियल टाइम में ऐसा कुछ कर रहे हो, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद आपका जो वो पर्टिकुलर कीवर्ड जो उस समय में आपको याद नहीं आया और जिसको आपने रेफर कर लिया, आपको ये बात ध्यान में आएगी, परमानेंटली आपको वो शब्द ध्यान में रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय
कुछ यूजुअल मिस्टेक्स होती रहती है जिसको हमने ह्यूमनली एरर के साथ फॉलो करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए कि हाँ उस मिस्टेक्स को मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके आप लोग अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठे। आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद के भाग्य विधाता बन सकते हो इन आंसर राइटिंग। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्रेमवर्क बनाते आना चाहिए। तो आगे चलते हैं, तीसरा पैरामीटर। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आंसर राइटिंग करते समय की पाबंदी ना रखे। जी हाँ दोस्तों, जनरली हर कोई बोलता है कि 7.5 मिनट का आंसर का टाइमिंग मैंने रख के उसी फ्रेमवर्क में कंप्लीट करना चाहिए। ये तभी करना चाहिए या तभी पॉसिबल हो सकता है जब एटलीस्ट आपका ऑप्शनल पूरी तरह से कवर होके एक 20-25 बार तो भी रिवाइज होके कंप्लीट हुआ है। मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं आपको क्योंकि जब आप शुरू में आंसर राइटिंग करते हो, फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग करते हो, तो यहां पे अगर आप टाइम फ्रेम में इमीडिएटली फिट करने की कोशिश करोगे तो आपसे कंटेंट की मिस्टेक्स बहुत होने वाली है। जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो आएगा नहीं। इसलिए शुरू में एटलीस्ट जो जब तक आपका ऑप्शनल आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से आपने सिलेबस कवर कर लिया है, एक 3-4 बार पक्के से पूरा कंप्लीट रिवीजन हुआ है पेपर 1 और 2 का, तब तक आंसर राइटिंग के लिए आप समय बिना लगाते हुए प्रैक्टिस करिए। इससे क्या फर्क पड़ता है, एक साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है इमीडिएटली कि जैसे ही मैं कहता हूं कि मुझे 7.5 मिनट में ये पर्टिकुलर XYZ आंसर कंप्लीट करना है, तो इससे क्या होता है, आप कई बार उस प्रेशर के अंडर परफॉर्म करना भूल जाते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट का बिल्टअप होना, फ्रेमवर्क डेवलप होना, ये बहुत नेसेसरी होता है। कभी कभी हम इनिशियल डेज में अगर टाइम की पाबंदी ना रखें और सिर्फ कंटेंट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें अपना, एक समय ऐसा आ जाएगा मे बी आप 7.5 नहीं 7 मिनट में अपना आंसर कंप्लीट कर लोगे। तो जी हाँ दोस्तों, इनिशियली आपने समय की पाबंदी नहीं रखनी है। इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है जो आप खुद जब प्रोसेस फॉलो करोगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेप। दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारे शब्दों की जो रचना है, उस पर हमने बहुत ध्यान देते हुए काम करना चाहिए अगर वो वीक है तो। और इसके लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा, सबने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना ही है अगर आप फिलोसॉफी ऑप्शनल इंग्लिश में लिख रहे हैं तो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि फिलोसॉफी के कोई भी रेफरेंस बुक आप अगर पढ़ते हो, आपको शुरू शुरू में वो डिफिकल्ट से लगेंगे क्योंकि वैसे शब्दों की रचना आपने कभी पढ़ी हुई नहीं है। अभी गए कुछ सालों से आप देख पाते हो कि एसेज में जिस तरह से फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट में एसेस पूछे जा रहे हैं, कई लोगों को उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता कि मैंने इसमें लिखना क्या है। ये दिक्कत इसलिए फेस होती है क्योंकि हमें उसके कंटेंट का अंदाजा नहीं आता। इसीलिए क्योंकि हमने वैसे कभी टेक्स्ट पढ़े नहीं होते, क्योंकि हम एक जेनेरिक इंग्लिश पढ़ते हैं जो हम तुम यूजुअली बात करते हैं, चाहे क्लासेस में हो या चाहे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हो। हम फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट में कभी रीडिंग नहीं करते। इसलिए मैं आपको स्पेशली सजेस्ट कर रहा हूं कि एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। For example, there are two kinds of statement that I'll give you. Mind should not be considered as unreal. ऐसे तरीके से, उल्टे तरीके से हमें शब्दों की रचना जनरली रेफरेंस बुक में दिखती है, ओके। लेकिन अगर मैं उसे अपने जेनेरिक वे में, जीएस की लैंग्वेज में अगर लिखने जाऊं तो मैं कैसे लिखता हूं उसको, माइंड शुड बी कंसिडर्ड एज अ रियल। अब इसका मीनिंग देखो, या माइंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अनरियल, इसका मीनिंग देखो, दोनों में आपको अर्थ तो एक ही निकलेगा, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा, लेकिन दोनों के राइटिंग स्टाइल में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। ये आपको नोटिस करते आए होगा। ये अगर आपने फॉलो किया, जैसा पहला स्टेटमेंट था फिलोसॉफिकल वे में जो रेफरेंसेस बुक में आपको दिखाई देता है, उसकी वोकैबुलरी जो है उसको यूज करते आना चाहिए आपको आंसर में। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क मैं कहूंगा, क्योंकि फोर्थ स्टेप भले मैंने इसको रखी है, लेकिन इसका जो महत्व है वो सबसे ज्यादा माना जाता है कि आपका आंसर जेनेरिक ना लगते हुए लाइक जीएस, वो टोटली फिलोसॉफी ऑप्शनल के जो इसेंस में आना चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। इसलिए ध्यान में रखिए दोस्तों कि आपके जो स्टेटमेंट फ्रेमवर्क है, चाहे आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो सकती है, इनिशियली आपको लग सकता है कि फिलोसॉफिकल वोकैबुलरी काफी डिफिकल्ट है, इंडक्शन, इंट्यूशंस, ऐसे वर्ड उसमें ज्यादा यूज होते हुए नजर आते हैं, तो नॉलेज, ओके, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म वगैरह वगैरह, तो ऐसा शुरू शुरू में हो सकता है। बट वंस यू अंडरस्टूड इट योर ओन वे कि उसका अर्थ क्या है, आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप अपने ही तरीके से, अपने ही जीएस के वे से, अपने जेनेरिक तरीके से आंसर्स लिखना चाहोगे और सोचोगे कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, मैंने तो कंटेंट बड़ा अच्छा लिखा, तो भूल के भी ये मत सोचो कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कंटेंट फिलोसॉफी ऑप्शनल का लिखने का स्टाइल, उसके वोकैबुलरी, उसके स्टेटमेंट फॉर्मेशन, ये बहुत यूनिक है, और अगर आप उसको कर पाओ तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा।
अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं बैठता है तो आप किसी भी टॉपर के आंसर्स रेफर कर सकते हो, आप उनके कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटमेंट देख सकते हो और उसके आपके आंसर के साथ कंपेयर कर सकते हो, आपको इमीडिएटली डिफरेंस नजर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ स्टेप जो जनरली कई सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते या कभी कभी मिस कर देते इस चीज पे फोकस करना, वो है हैंड राइटिंग प्रैक्टिस एंड द प्रेजेंटेशन स्किल। कई बार मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग करते समय कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, किसी वर्ड को डबल कॉलन में लिखते हैं और पैराग्राफ लिखने की उनकी स्टाइल ये बहुत ही प्रॉपर होती है, यानी हर 4 लाइंस के बाद वो नया पैराग्राफ बनाते हैं। और ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ एक मैकेनिकल रूल फॉलो कर रहे हैं कि हर 4 लाइन के बाद एक नया पैराग्राफ बनाओ, लेकिन उनका एक पैराग्राफ के बाद दूसरी पैराग्राफ में कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। यानी वो हमें आंसर राइटिंग या हम जब आंसर पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स के, इमीडिएटली ये समझ में आ जाता है कि उनके आंसर्स में एक फ्लो है जो बहुत मैंडेटरी है, या मैं कहता हूं कि यही सबसे ज्यादा देखी जाती हुई चीज है कि आपके आंसर का ऑर्गेनिक नेचर है या नहीं, या आपने एक रैंडम कीवर्ड्स को बस ध्यान में कैसे तो भी रखा है और बस आप बम्बार्ड कर रहे हो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उसमें। यूपीएससी ये चीजों को बहुत ही कीन इंटरेस्ट से देखती है कि कैंडिडेट ने फ्लो पे ध्यान दिया है क्या, उसको कंसेप्चुअली सारी चीजें समझ में आई है या नहीं, और इसके ही बेस पे वो आपको मार्क्स देते हैं। लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब भी आप किसी का आंसर कॉपी ओपन करते हो, इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ फीलिंग कि इसने कैंडिडेट ने बहुत मन से लिखा हुआ है, या उसके आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क में, यानी हैंड राइटिंग कहो, उसके प्रेजेंटेशन की स्टाइल कहो, प्रॉपर वर्ड्स को अंडरलाइन करना कहो, डबल कॉलन में लिखना कहो, ये उसके जो एक टिपिकल मेथड वो फॉलो करता है, इसका रिफ्लेक्शन एक इमीडिएटली व्हाइल इवैल्यूएटिंग द आंसर हम पे आता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर मानो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है बाय चांस, या आपके पास वैसे कोई अभी पता है कि आपने इतने सालों से कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है, अच्छा हैंडराइटिंग को फॉलो ही नहीं किया, तो आप प्लीज उसको फॉलो करिए, बिकॉज रातों रात हैंडराइटिंग डेवलप नहीं होती। हैंडराइटिंग अच्छे बनने के लिए 3 से 4 महीना कंटिन्यूस प्रयास करते हुए आपको करना पड़ेगा। देखिए, कभी भी कोई भी हार्डवर्क को, किसी भी एफर्ट्स को आप ऐसा मत सोचिए कि ये वेस्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि किस पैरामीटर्स पे मैंने वर्क करना चाहिए सो दैट मेरा आंसर बहुत अच्छा लगेगा। ये लास्ट है बट नॉट लीस्ट है, आई एम सजेस्टिंग यू, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट हैंडराइटिंग को लेके बहुत ही लाइटली लेते हैं और वो कहते हैं कि क्या ठीक है ना, मैं बाद में कर लूंगा। बाद में वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में कभी आता ही नहीं है। आपको आज और अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं हैंडराइटिंग कैसे इंप्रूव करूं। चाहे वो नर्सरी के बच्चों के बुक्स ले लो जो कर्सिव में लिखते हैं, वैसे थोड़ा घोट घोट के अपने उंगलियों को आदत बना लीजिए। ऐसा कोई छोटी बात नहीं है ये सब करने में, बिकॉज आप किसी भी चीज को छोटी समझते हो तो आप कहीं ना कहीं पे बायस्ड हो और आपके ओपिनियंस भी कहीं ना कहीं जाके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। इसीलिए हर चीज को अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिवली कंसिडर करके उसके ऊपर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस के लिए। एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो और अपने ओपिनियन दे सकते हो कि ग्रुप में जो अच्छा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है उसको पूछो कि मैं और बेहतरीन कैसे लिख सकता हूं। और ये 5 पैरामीटर जो मैंने इस वीडियो में बताया है, आप अपनी पर्सनल डायरी में उसको लिख लीजिए और उसको देखिए कि मैं इस सब चीजों को टिक मार्क करके फॉलो कर रहा हूं या नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कभी कि हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं और फिर बाद में रिजल्ट्स आने के बाद उन सबका हमें कहीं ना कहीं पे अंदाजा नहीं आ सकता कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूं, और वो फिर कंसिस्टेंटली फेलियर फेस करते हैं मेंस में। आगे की मैं एक वीडियो में बनाने वाला हूं कि किस टाइप्स के सवाल फिलोसॉफी ऑप्शनल में पूछे जाते हैं, जिसमें से इजी कैटेगरी के कौन से है, मीडियम डिफिकल्ट कैटेगरी के कौन से है और डिफिकल्ट कैटेगरी के कौन से है, और उसके बेस पे आपकी क्वेश्चन की चॉइसेस कैसी होनी चाहिए। तो आई वेलकम यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी मेकिंग ऑन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट यूपीएससी आस्क्ड इन द एग्जाम regarding the philosophy optional. So wish you all the best guys. Kindly subscribe to my channel, kindly share the videos that if you like, and अगर आपको ऐसी कोई क्वेरीज होती हो जो आप चाहते हो कि मेरे साथ पर्सनल डिस्कस करके आप सॉल्व करना चाहते हो, तो माय ईमेल आईडी इज ऑलरेडी गिवन इन द चैट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डायरेक्टली यू कैन पुट अ मेल टू मी सो दैट वी कैन गेट इन टच एंड वी कैन बी एबल टू सॉल्व योर एरर एंड इश्यूज।